Hello everyone, welcome to EduTab. So numericals can ruin your phase 2 exam of your SEBI grade A. Is it a myth or a reality? So can you leave the numericals and still clear phase 2? Let us see. Let us see if it is a myth or a reality. ठीक है. So you are well versed with the phase 2 pattern, right? So you know your paper 1 is of English, which is descriptive, 100 marks and holds a weightage of 1/3. पता है सबको. And we have a paper 2 which has 6 subjects. We have already studied commerce and accountancy, management, finance, costing, companies act and economics, which also has a maximum marks of 100 and holds a weightage of 2/3. Now phase 1 जो था उसमें तो your cut off was finalized. So what you targeted was कि इतने questions हमारे हो जाएं and इतने marks हमारे आ जाएं तो हमारा phase 1 क्लियर हो जाएगा. बट इन फेज 2 क्या ऐसा ही है? हमारी कट ऑफ फाइनलाइज्ड है? ऑफ कोर्स नॉट. सो व्हाट वी विल टारगेट, वी विल टारगेट कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लेके आ सके सो दैट हम कंपटीशन को बीट कर सके, है ना. सो क्या आपको लगता है कि आप न्यूमेरिकल्स को छोड़ दो, और फिर भी फेज 2 क्लियर कर जाओ? तो मेरे हिसाब से तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है. क्यों? क्योंकि पेपर 2 जो है आपकी वेटेज कितनी है उसकी, वो 2/3 है. दैट इज बेसिकली यू कैन से ट्वाइस ऑफ पेपर 1, है ना. पेपर 1 तो चलो 1/3 की वेटेज है, पर पेपर 2 की जब इतनी अच्छी वेटेज है तो क्या आप उसमें से ही कुछ पार्ट जो न्यूमेरिकल का है वो छोड़ दो तो फिर भी क्लियर कर लोगे? कंपटीशन इतना हार्ड है फिर भी क्लियर कर जाओगे? तो मुझे लगता है कि नहीं, है ना. तो बेसिकली आउट ऑफ आवर 6 सब्जेक्ट्स तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि हमारे न्यूमेरिकल्स जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन से हैं, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से हमारे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं. तो वो हमारे बनते हैं 4. ओके, आउट ऑफ आर 6 वी हैव ओनली 4 विच आर न्यूमेरिकल बेस्ड, दैट इज कमर्स एंड अकाउंटेंसी, है ना. ये सबको पता है कि इसमें काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे भी अगर हम मान के चले. सो कमर्स एंड अकाउंटेंसी से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं. देन आर कॉस्टिंग से भी. फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में से हम मान सकते हैं कि कम हम probably एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लेस नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स विल बी आस्क्ड इन फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, बट वी कैन नॉट शॉर्ट नेग्लेक्ट इट. ठीक है, क्योंकि करने तो पड़ेंगे. क्यों? बिकॉज हमने कंपटीशन को बीट करना है. कट ऑफ फाइनलाइज तो है नहीं, तो आपको जितना ऊपर जा सकते हो, अपने मार्क्स को जितना ऊपर लेके जा सकते हो उतना लेके जाना है. सो बेसिकली इन 4 सब्जेक्ट्स में जो चैप्टर्स, है ना, जिन चैप्टर्स में से न्यूमेरिकल आता है उस पर फोकस करने की जरूरत है ना. तो उससे पहले पहले ये देखते हैं कि अच्छा कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रखे हैं न्यूमेरिकल्स को. तो अगर हम बात करें कमर्स एंड अकाउंटेंसी में, so the maximum number of numerical questions are asked from commerce and accountancy with respect to जो we have observed in our previous year questions, है ना, previous year question papers. So in commerce and accountancy I can expect 5 to 6 questions. ठीक है, 5 to 6 questions, मे बी इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं बिकॉज अब जो है पेपर हार्ड आना शुरू हो गया है ना. अगर मैं फेज़ 1 से कंपेयर करूं पिछले साल से, तो पेपर थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव था, थोड़ा सा लेवल ऊपर था. तो मैं फेज 2 का भी जो लेवल है वो एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो थोड़ा सा ऊपर ही आएगा. तो हो सकता है कि 5 to 6 से भी एक्सीड कर जाए, पर चलो लेट अस से दैट 5 to 6 क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड विच इज न्यूमेरिकल बेस्ड इन कमर्स एंड अकाउंटेंसी. वैसे तो अगर हम ओवरऑल एक्सपेक्ट करते हैं तो 10 to 12 क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट करते हैं इन कमर्स एंड अकाउंटेंसी. सो कैन आई से 50% ऑफ क्वेश्चंस, दैट इज फ्रॉम 10 to 12, 50% of questions in commerce and accountancy will be of numerical. So can you leave 50% of questions in commerce and accountancy? नहीं, बहुत बहुत बड़ा नंबर छोड़ दोगे. चलो अगर हम उसको ओवरऑल में भी जाएं, कॉस्टिंग में 4 to 5 क्वेश्चंस आई कैन एक्सपेक्ट. देन फाइनेंस में एंड इकोनॉमिक्स में आई कैन एक्सपेक्ट लेसर नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स, बट आई कैन स्टिल सपोज दैट दिस नंबर कैन ऑल्सो एक्सीड बिकॉज इकोनॉमिक्स में फेज 1 में पहले क्वेश्चंस नहीं आते थे आपके न्यूमेरिकल बेस्ड, बट दिस टाइम there was a numerical. So here also in this phase 2 also I'm expecting that the numerical questions can be there. It can be more than 1 and 2 also, 1 or 2 also. So ऐसा नहीं है कि ये मैंने नंबर बता दिया तो ऐसे ही आएगा. इससे हो सकता है ऊपर भी चला जाए, हो सकता है इससे नीचे भी चला जाए, है ना. बट जैसे कि कंपटीशन ऊपर जा ही रहा है, इतना टफ हो ही रहा है आपका एग्जाम, तो मुझे लग रहा है कि ऊपर ही जाना चाहिए, है ना, ऊपर ही जाएगा. बट चलो हम शॉर्ट तो नहीं कह सकते हैं. पर क्या आप, अगर मैं ओवरऑल देखूं 11 to 15 क्वेश्चंस, है ना, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकते हैं, बट 11 to 15 क्वेश्चंस अगर मैं देख के चलूं तो क्या आप इनको छोड़ के अपना फेज 2 क्लियर कर सकते हो? सो अगर हम मान के चलें दिस नंबर 15, ओके, सो 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 इफ आई सपोज दैट ओके दैट यू आर लीविंग,
that you're leaving your numericals. So you are attempting how many marks of paper? 85. So out of 85, can you score? Can you score 70 short? Very difficult, because even if you answer all 85 questions, then also there will be a chance of negative marking, and plus then अगर आप इसमें से अनआंसर्ड भी छोड़ दो या नेगेटिव मार्किंग भी छोड़ दो तो भी 70 लाना तो बहुत बड़ी बात है. बट इवन इफ आपके 70 आ जाते हैं, देन आपके आपके पेपर 1 में भी है ना उतना ही अच्छा स्कोर होना चाहिए. तो अगर आप पिछली कट ऑफ के हिसाब से बात करो तो आई गेस 70 से ऊपर गई थी, 70% समथिंग. तो आपको इस बार भी एटलीस्ट उतना तो टारगेट करना ही है, बल्कि शायद उससे ज़्यादा ही. तो अगर आप सोच रहे हो कि 70 मार्क्स ला के आपके पेपर 2 में आप क्लियर कर जाओगे फेज 2, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा मिथ है आपके दिमाग में, बिकॉज आपको इससे ऊपर जाना ही पड़ेगा, है ना. तो अगर आप सिर्फ 85 क्वेश्चंस को आंसर करते हो, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. तो इसलिए आपको ये जो 15 क्वेश्चंस का मार्जिन है, जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस का मार्जिन है, ये आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा, सो एज टू गेन अ लॉट ऑफ मार्क्स, है ना, सो एज टू गेन मैक्सिमम मार्क्स इन योर फेज 2, बिकॉज कंपटीशन बहुत हाई है. अगर आप बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल देखो तो वो बहुत ऊपर है भाई. तो अगर आपको कंपटीशन को बीट करना है तो आपको न्यूमेरिकल पार्ट करना पड़ेगा. बिकॉज अगर आप देखो कि अगर एक एवरेज बच्चा है ना, और सोच रहा है कि अभी उसने फेज 1 तो अच्छे से क्लियर कर लिया, बट अब वो न्यूमेरिकल पार्ट छोड़ के जा रहा है, तो आपको उससे ऊपर जाके ही उसका कंपटीशन बीट करना पड़ेगा ना. तो आप तो कंसेप्चुअल नॉलेज तो अब सबको है, जो फेज 1 क्लियर कर लिया इसका मतलब कुछ तो है आप में बात, है ना. तो अगर आपको फेज 2 में जाके उस बच्चे को भी हराना है जो एक थोड़ा सा एवरेज है, थोड़ा सा कम है आपसे, तो वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन से ही मुझे लगता है कि आप बीट कर पाओगे, है ना. तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आप नहीं छोड़ सकते हो. तो अगर हम बात करें कमर्स एंड अकाउंटेंसी की कौन से चैप्टर्स पे आपको फोकस करना है, सो दैट इज अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन फॉर शेयर कैपिटल. ठीक है, दैट इज मोस्टली इसमें जर्नल एंट्रीज वगैरह भी आ जाती हैं, कई बार आ जाता है व्हाट शुड बी डेबिटेड क्रेडिटेड. देन सेम इज फॉर अकाउंटिंग फॉर बोनस एंड राइट इश्यूज. ठीक है, देन रेशियो एनालिसिस इज मोस्टली बेस्ड ऑन फॉर्मूला बेस्ड, तो मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड है. तो ये भी आप जितनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखेंगे और जितना फॉर्मूला में चीज़ें पुट करनी आएंगी वो आपके लिए बेस्ट है. देन इन कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बोथ आर फॉर्मूला बेस्ड. तो इसमें भी फॉर्मूलाज अगर आपको याद होंगे, ओके, इफ़ यू रिमेंबर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट ओके व्हाट वाज द फॉर्मूला, देन डिटेल्स आप अच्छे से पुट इन कर पाओगे, है ना. ये तो कर सकते हैं हम. सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बोथ आर फॉर्मूला बेस्ड, इट कैन बी डन. एंड इन प्रोसेस कॉस्टिंग में भी आप कुछ देखो, चैप्टर खोलो, देखो कि कौन सा पार्ट्स हैं जहाँ पे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं. जैसे कि एक तो है abnormal loss units, so you have to calculate the abnormal loss units, which is not very difficult to calculate, you should know the concept, है ना. then you have to calculate the equivalent production, राइट. इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के भी ऊपर क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, तो यहाँ पे भी देखो कि कैसे आप निकालोगे. तो इतना डिफिकल्ट नहीं होगा अगर आपको कंसेप्ट एंड फॉर्मूला याद हो जाए. देन फाइनेंस से बॉन्ड एंड डेरिवेटिव्स, इसमें भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लेते हो तो मुझे लगता है आप ये क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लोगे. ठीक है, फाइनेंस में बहुत बच्चे छोड़ के आ जाते हैं कि न्यूमेरिकल बेस्ड वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, सो ये गलती नहीं करनी है. चैप्टर्स बहुत ज़्यादा नहीं है जो न्यूमेरिकल बेस्ड, जो बॉन्ड एंड डेरिवेटिव्स ही है, मैक्सिमम शायद कोई और भी आ जाए. तो इससे फोकस कर लोगे तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर पाओगे. नेक्स्ट इकोनॉमिक्स में तो हम फेज 1 में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन फेज 2 में फिर हमें तैयार होना पड़ेगा फॉर आर न्यूमेरिकल्स. सो व्हाट ऑल चैप्टर्स आर देयर, नेशनल इनकम, इसमें कॉन्सेप्ट आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए तभी आप इसको आंसर कर पाओगे, है ना. देन डिमांड एंड सप्लाई फॉर मनी, अगेन कंसेप्ट प्लस अंडरस्टैंडिंग है. देन डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में मैं कहूँगी हाँ थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड है, बट येस दोनों में ही कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है. सो थोड़ा सा कंसेप्ट, थोड़ी सी लर्निंग हैबिट्स, है ना. आप क्या करो, अपनी जो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स हैं उनकी तो आप नोट्स बनाओ, सामने लिखो अपने, और खुद हाथ से लिखो, तो मुझे लगता है कि जल्दी आपको याद होगा. तो येस, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी मत छोड़ो. अगर मैं मान के चलूँ कि यार चलो 15 क्वेश्चंस में से अगर कोई बच्चा 12 to 13 क्वेश्चंस भी आंसर कर देता है और सही कर देता है, न्यूमेरिकल में अगर आपको आता है ना तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि उसके गलत होने की, अगर आपको न्यूमेरिकल आता है तो, है ना. तो यहाँ पे 12 to 13 तो मुझे लगता है कि अगर आप कंप्लीट कर जाओ तो आप कंपटीशन बीट करने के काफ़ी अच्छे स्केल पे
आ जाओगे, है ना। पर जो बच्चा 15 से 15 ही कर दे तो वो तो गुड टू गो है ना। तो हमने कोशिश करनी है दैट वी आर नॉट लीविंग एनी न्यूमेरिकल। सब मैंने आपको सब्जेक्ट्स बता दिए, मैंने आपको चैप्टर्स बता दिए हैं। डू फोकस ऑन दीज चैप्टर्स एंड देन यू नो learn it, rock your exam. So best of luck everyone and keep rocking. Thank you so much.